ठीक है, अब नया चैप्टर है ज्वाइंट वेंचर। कंसाइनमेंट का अब खत्म कर दिया मैंने। और कंसाइनमेंट जो है उसमें एडवांस एंट्रीज वो रिवीजन में करेंगे अब। ठीक है, तो ज्वाइंट वेंचर है, ज्वाइंट वेंचर्स को कवर करते हैं। ज्वाइंट वेंचर एक पार्टनरशिप की तरह होता है। अगर 11th 12th में आप लोगों के पास अकाउंट्स थी तो उन लोगों ने एक पार्टनरशिप करके कुछ पढ़ा होगा। तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग होती है जिसमें एक दो या तीन या उससे ज्यादा पार्टनर्स एक साथ आते हैं और वो एक प्रॉपर नोट तैयार करते हैं, प्रॉपर एक पॉलिसी तैयार करते हैं कि हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ए इतना इन्वेस्ट कर रहा है, बी इतना इन्वेस्ट कर रहा है, सी इतना इन्वेस्ट कर रहा है। तो उसके हिसाब से उसे कितना प्रॉफिट होगा, उसके हिसाब से जब प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, लॉस होगा तो कितने में बटेगा, आपस में शेयर कैसे बटेगा, तो वो सारा इसके अंदर इंक्लूड होता है। वैसा ही होता है ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर एक पार्टनरशिप फर्म की तरह होता है। इसका थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में और इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है। थ्योरी में बस यही पूछता है कि ज्वाइंट वेंचर क्या है, ज्वाइंट वेंचर और कंसाइनमेंट में फर्क बताओ, ज्वाइंट वेंचर और पार्टनरशिप में डिफरेंस बताओ। ठीक है, और थोड़ा ज्वाइंट वेंचर के बारे में थोड़ा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, लेकिन बस इतना ही है। लेकिन जो ज्वाइंट वेंचर जो टॉपिक है पूरा वो क्या कहता है कि आप एक पार्टनरशिप रेडी करते हो आपस में तीन चार लोग, लेकिन वो पार्टनरशिप फर्म एक वेंचर के लिए होती है। इसमें जो वेंचर है इसका मतलब है एक वर्क, एक जॉब, एक प्रोजेक्ट। एक वेंचर का मतलब एक प्रोजेक्ट है। आप एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए साथ में पार्टनरशिप में आए हो, जैसे वो प्रोजेक्ट खत्म, पार्टनरशिप खत्म, तो ये टेम्परेरी पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप फर्म तो बहुत लॉन्ग टर्म होती है। हम लोग को कॉमर्स अकाउंट्स में या लॉ में या बिजनेस स्टडीज के सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है कि जो पर्सन्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। एक होती है कंपनी जो रजिस्टर्ड होती है कंपनी एक्ट के अंदर, उसके आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगा होता है। उसका कोई ऑनर नहीं होता, उसके मेंबर्स होते हैं उसके अंदर जो काम करते हैं। उसके अंदर हर किसी की शेयर्स और सैलरी होती है, हर किसी की एक पोस्ट होती है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है जो अपने आगे प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड लगाती है, रिलायंस हो गई, टाटा की कंपनी हो गई या बिरला की कंपनी हो गई, तो इनमें कोई ऑनर नहीं होता है, सीईओ होता है, पोस्ट होती है, सीईओ की पोस्ट होती है, डायरेक्टर की पोस्ट होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होती है। तो वो पोस्ट बदलती रहती है, वो बदल सकती है, बदलती रहती है। ठीक है, तो वो एक तरीके के सब सब लोगों को क्या बोला जाता है, मेंबर्स बोला जाता है। कोई ज्यादा शेयर्स का हकदार है, कोई कम शेयर्स का हकदार है। तो वो जो होता है वो मेंबर्स कंपनीज में काम करते हैं, ऑनर नहीं होता है कंपनी का कोई। ठीक है, फाउंडर हो सकता है, सीईओ हो सकता है, ऑनर नहीं होता कोई। जो लोकल कंपनी लोकल अथॉरिटी होती है, जैसे कोई सिंगल ऑनरशिप है, उसे हम सिंगल ऑनरशिप कहते हैं, उसका ऑनर होता है। जैसे किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कि कोई दुकान शुरू करी है, वो ऑनर माना जाएगा। सारे प्रॉफिट उसी के होंगे, सारे लॉस उसी के होंगे। एक पार्टनरशिप फर्म होती है। पार्टनरशिप में चार पांच लोग, दो या दो से अधिक लोग मिलकर के एक बिजनेस में भागीदारी होने का वादा करते हैं। और कोई कोई एक एक सेक्शन बांट लेता है कि मैनेजमेंट मैं देखूंगा, या एक पर्सन कह रहा है कि जो बाहर का सेलिंग पार्ट है वो मैं देखूंगा, जो इंटरनल ऑपरेशन है वो एक जना देखेगा। ऐसे करके वो आपस में अपना काम बांट लेते हैं और पार्टनरशिप के अंदर वो सारी एनर्जी मिलके काम करती है। तो ऑब्वियसली ओनरशिप के मतलब कंपैरिजन में कंपैरेटिवली पार्टनरशिप ज्यादा ग्रो करती है, क्योंकि उनकी सबकी मल्टीपल एनर्जी लगती है, मल्टीपल फंड लगता है। अगर आप एक दुकान अकेले खोलना चाह रहे हो तो जितना फंड है उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा, और आपने अगर एक पार्टनर पकड़ लिया, दो जनों का फंड लगेगा। उस हिसाब से जैसे फंड लगाया वैसे ही आपको बेनिफिट भी मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, एक होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो चैरिटी या सोसाइटी टाइप की काम करती है, सेमी गवर्नमेंट कहलाती है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके की फर्म्स होती है। कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, ऐसा भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली होती है, वो भी दिखेगा आपको। तो ये पर्सन के अलग अलग मतलब कंपनीज के अलग अलग टाइप है, ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग टाइप है। इन्हीं सारी ऑर्गेनाइजेशन में एक होती है पार्टनरशिप फर्म, जिसमें पार्टनरशिप का जो बेसिक मीनिंग है वो ये है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। आपने एक बिजनेस डाला है तो आप उसको एक साल में खत्म करने वाले हो ये डेट सोच के नहीं डाला। वो खत्म हो जाएगा तो एक अलग बात है, लेकिन आपने उसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से उस बिजनेस में इंडल्ज हुए हो।
आप चारों ने मिलकर डिसाइड किया, पांचों ने, कि हम एक बिजनेस खोलना चाहते हैं एक XYZ प्रोडक्ट का, और उसके लिए आपने अलग अलग अपने काम और रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट ली, और उस हिसाब से पेमेंट भी सबने अपने अलग अलग दी है। कोई इसमें कम ज्यादा भी दे सकता है, कोई 10,000 दे रहा है, कोई 5,000 दे रहा है, कोई 2,000 दे रहा है, कोई 20,000 रुपये दे रहा है। फिर उस हिसाब से उसको पेमेंट का शेयर भी मिलेगा। जब प्रॉफिट होगा तो वो शेयर भी फिर उस हिसाब से मिलेगा। तो उसने 10,000 लगाए थे, उसको ज्यादा मिलेगा शेयर। जिसने 2,000 लगाए थे उसको कम शेयर मिलेगा। समझ गए वाली बात? ये पार्टनरशिप फॉर्म होती है। पार्टनरशिप फॉर्म में और दो तीन पॉइंट्स है। पार्टनरशिप फॉर्म परमानेंट होती है। पार्टनरशिप फर्म में दो या दो से अधिक लोग इंडल्ज हो सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म में लोग जो काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैसे हम सारे क्या कहलाएंगे अगर हम पार्टनरशिप में आ रहे हैं तो? पार्टनर्स कहलाएंगे, है ना? तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स कहलाते हैं। ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से होती है। इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन कराना और रजिस्टर्ड कराना जरूरी होता है, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो बाद में जाके, कि आज जो हमने बात कर ली कोई बाद में मुकरे ना कि मैंने ऐसा नहीं कहा था स्टार्टिंग में, तो उसमें क्या होगा? झगड़े होंगे, आपस में मनमुटाव होगा। इससे अच्छा आप जो कह रहे हो शुरुआत में कि हम ये काम करेंगे और हम इतना पैसा लगाएंगे, ये बात पूरी एग्रीमेंट में लिख दी जाए और उसे रजिस्टर्ड करा दी जाए, ताकि कोई अपनी बात से मुकर ना पाए। तो ये पार्टनरशिप हम होती है। ज्वाइंट वेंचर जो है बिल्कुल पार्टनरशिप की तरह है, लेकिन ये टेम्परेरी होता है। इसमें काम करने वाले जो लोग हैं, मतलब जो पार्टनर्स हैं, उन्हें पार्टनर्स नहीं कहा जाता है, उन्हें को वेंचरर्स कहा जाता है। को वेंचरर्स, ठीक है? को वेंचरर्स कहा जाता है जो इसमें काम करते हैं। इसमें कोई एग्रीमेंट बना के पेटेंट या साइन कराना, रजिस्टर्ड कराना नेसेसरी नहीं होता है। इसमें कोई बिजनेस का नाम रखना भी नेसेसरी नहीं होता है। अगर आपने पार्टनरशिप फर्म खोली और एक दुकान डाली तो दुकान का नाम रखोगे आप, आरके शॉप या गुप्ता एंड स्टोर, कोई तो नाम रखोगे। ज्वाइंट वेंचर के अंदर आपको फर्म का नेम देने की जरूरत नहीं। बिना नाम के आप काम करो, प्रोजेक्ट का नाम दे दो बस। ये जनरली कैसे दिखता है ज्वाइंट वेंचर, मतलब किस किस जगह पे दिखता है? जैसे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो कंस्ट्रक्शन का टेम्परेरी होता है कि वो हुआ और एक दिन कवर हो जाएगा, मतलब एक साल में, 6 महीने में, 8 महीने में खत्म हो जाएगा उसका प्रोजेक्ट। तो कंस्ट्रक्शन के सारे काम में ज्वाइंट वेंचर चलता है। हाँ, दिखाई दे सकता है आपको ज्वाइंट वेंचर नाम का प्रोसेस। तो ज्वाइंट वेंचर क्या हुआ कि एक फ्लाईओवर बनाने का टारगेट दिया गया, तो दो या तीन कंपनीज आके मिलके काम करती है। कोई अपना सीमेंट का जिम्मा लेगी, कोई क्रेन का जिम्मा लेगी, कोई आर्किटेक्चर का जिम्मा लेगी, पूरा ढांचा तैयार करने में। तो वो ज्वाइंट वेंचर होता है कि मतलब वो एक तरीके से मिल बांट के वो पूरा काम कर रहे हैं। जो प्रॉफिट होगा वो भी बांटेंगे आपस में, लेकिन बस इसकी ड्यूरेशन लिमिटेड होती है। वो जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म, ये ज्वाइंट वेंचर खत्म, उसी वक्त एंड हो जाएगा। फिर आप अपने रास्ते, दूसरा को वेंचर अपने रास्ते, ऐसे। और इसमें पार्टनरशिप और ज्वाइंट वेंचर में क्या फर्क है? पार्टनरशिप फर्म में अगर आप सभी एक साथ पार्टनरशिप के अंदर आए हो, तो ये रूल के अंदर है कि पैरेलली आप कोई और बिजनेस मेंटेन नहीं कर सकते साइड बाय साइड। अगर आप लोग आपस में पार्टनर्स हो तो पार्टनरशिप डीड बनती है, मतलब एक एग्रीमेंट बनता है। उस पार्टनरशिप डीड में ये लिखा होता है कि अगर आप इधर इंडल्ज हो तो आपका एक सेकंड साइड बिजनेस पर्सनली नहीं हो सकता। उसका रीजन है, उसकी एनर्जी बटेगी ना, आपकी एनर्जी बटेगी अगर आपका साइड बिजनेस है तो हमें बिजनेस में जो आपको 100% चाहिए था एनर्जी, वो नहीं दे पाओगे आप। तो ये एग्रीमेंट में लिखा जाता है। ज्वाइंट वेंचर में ऐसा कुछ नहीं है। ज्वाइंट वेंचर में आप फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट बनाने के लिए अभी इस 4-5 लोगों के साथ जो को वेंचर बने हुए हो एक प्रोजेक्ट में, पैरेलली आप नाइट में कोई और बिजनेस कर रहे हो, कोई और ढांचा तैयार हो रहा है, कोई और बिल्डिंग तैयार हो रही है, आप वहां पे अपना कुछ आर्स वहां दे रहे हो, तो वो चलेगा। मतलब पैरेलली आप दो तीन तरीके के प्रोजेक्ट्स के ज्वाइंट वेंचर में काम कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस बहुत आता है ज्वाइंट वेंचर और पार्टनरशिप में, डिफरेंस आता है। ये थोड़ी के क्वेश्चंस में आ जाता है। ये है ज्वाइंट वेंचर और पार्टनरशिप में डिफरेंस बताइए, ठीक है? अब पार्टनरशिप फर्म ऑलवेज हैज अ नेम। बिना नाम के पार्टनरशिप फर्म आप कंटिन्यू कर ही नहीं सकते। रजिस्टर्ड कराओगे तो भी आपको नाम तो चाहिए होगा ना, तो आपको नाम तो चाहिए, ठीक है? ज्वाइंट वेंचर देयर इज नो नीड फॉर फर्म नेम। आपको फर्म नेम डालने की कोई नीड नहीं। बिना नेम के भी आप अपना ज्वाइंट वेंचर रेडी कर सकते हो। आपको ज्यादा से ज्यादा देना है तो आप प्रोजेक्ट का नाम दे दो। पार्टनरशिप क्या कहती है? इट इज ऑफ कंटिन्यूस नेचर। पार्टनरशिप एक आपकी लगातार कंटिन्यू जाने वाली एक नेचर की है। लेकिन ये क्या कह रहा है? इट कम्स टू एंड एज सून एज द वर्क इज कंप्लीटेड। वो जैसे ही आपका वर्क कंप्लीट हुआ वैसे ये फर्म बंद हो जाए। ऐसा कोई फर्म का नाम ही नहीं देते इसी चक्कर में, क्योंकि पता है टेम्परेरी है। तो ये
खत्म हो जाएगी। और क्या डिफरेंस है? सेपरेट सेट ऑफ बुक्स हैव टू बी मेंटेन। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स का मतलब क्या है? पार्टनरशिप फर्म में ए, बी और सी आए, तीन जने आए, ठीक है? तो तीन पार्टनर्स कहते हैं कि सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, मतलब एक का अकाउंट, पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट कॉमन तो बनेगा ही बनेगा। कि पार्टनरशिप फर्म का टेबल जो बनेगी, पूरा लेजर वेजर जर्नल एंट्री सब होगी पार्टनरशिप के अंदर। तो उसमें क्या होता है, एक नॉर्मल बिजनेस का तो कॉमन तो बनेगा ही बनेगा, और ऊपर से तीनों का, तीनों पार्टनर का अलग अलग सेपरेट सेट ऑफ बुक्स भी बनेगा। मतलब ए के खाते की जर्नल एंट्री लेजर पोस्टिंग अलग होगी, बी के खाते की जर्नल एंट्री लेजर पोस्टिंग अलग होगी, सेम विद द सी। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स करना अनिवार्य होता है पार्टनरशिप के अंदर, ताकि ज्वाइंट वेंचर मतलब पार्टनरशिप फर्म में जो आप कॉमन अकाउंट बना रहे हो उसमें तो आप लिख दोगे टोटल खर्चा इतना हुआ, टोटल इनकम इतनी हुई, प्रॉफिट इतना हुआ, इतना लगाया था, इतना बढ़ गया, वो सब लिखोगे। लेकिन ए का पर्सनल अकाउंट और बन के दिखाएंगे कि ए ने इतना लगाया था, ए को इतना प्रॉफिट हुआ, ए की वजह से इतने खर्चे हुए, ए ने अपने इतने खर्चे कर दिए थे एक्स्ट्रा में जो बिजनेस से इसने कट कर लिए। ये सब ए का अलग बनेगा, सेम विद द बी, सेम विद द सी। क्लियर है? तो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनना कंपलसरी होता है इधर। तो लिखा है हैव टू बी मेंटेन, मतलब कंपलसरी है। इधर क्या कहना है? देयर इज नो नीड फॉर अ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, द अकाउंट्स कैन बी मेंटेन इवन इन द वन ऑफ को-वेंचर बुक्स ओनली। किसी एक को-वेंचर की किताब में भी ये एंट्रीज हो सकती है, तो अलग से करने की नीड नहीं है। मतलब ए बी सी तीनों को अलग अलग बनाने की नीड नहीं है, क्योंकि पता है टेम्परेरी है ना, लॉन्ग टर्म चलने वाला नहीं है। तो इसमें सीधा हिसाब होता है, मैंने 10 लाख लगाए हैं, आपने 20 लाख लगाए हैं, तो जब प्रॉफिट होगा तो आपको 2 गुना मिलेगा, मुझे 1 गुना मिलेगा। बस उसके 3 हिस्से होंगे, दो 2 गुना प्रॉफिट आपको मिलेगा, 1 गुना प्रॉफिट मुझे मिलेगा। क्लियर होता है इसमें? इसमें ज्यादा झंझट होती नहीं, तो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाने की कोई नहीं। चौथा, नो पार्टनर कैन कैरी ऑन सिमिलर बिजनेस। जो मैंने अभी बताया कि पार्टनरशिप फर्म में इंडल्ज हो तो सिमिलर बिजनेस या अलग बिजनेस नहीं मेंटेन कर सकते आप, रूल के अंदर है। ये क्या कह रहा है? द को वेंचर्स आर फ्री कैरी ऑन द बिजनेस एज सिमिलर नेचर। आप सिमिलर नेचर के या किसी भी नेचर के आप बिजनेस कैरी कर सकते हो अगर आप को वेंचरर हो, यानी ज्वाइंट वेंचर में। समझ गए? क्लियर है इतना? ठीक है। अगला, तो ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप नॉट कंपलसरी बट इट इज कंसिडर्ड एज डिजायरेबल। मतलब कंपलसरी तो नहीं है रजिस्ट्रेशन कराना पार्टनरशिप के अंदर, बट आप करा लोगे तो बढ़िया रहेगा। इसको कहते हैं डिजायरेबल, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, झगड़े नहीं होंगे। तो आप लिखित में इसको क्या कहते हैं, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन को क्या कहते हैं, कि आप जो बातें कह रहे हो कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये करूंगा, मैं ये कर रही हूँ, मैं ये करूंगा, ये बातें आप लिख लो एक पेपर पे और उसे आप रजिस्टर्ड करा लो विद द पार्टनरशिप एक्ट गवर्नमेंट का। तो ऑफिस है उसका पार्टनरशिप एक्ट का, वहां जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। तो क्या होगा, कल को कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। तो ये कह रहा है कि डिजायरेबल है, करवा देना चाहिए, बढ़िया रहता है, और बट कंपलसरी नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें नहीं है, देर इज नो नीड फॉर रजिस्ट्रेशन एट ऑल। इसमें कराना ही नहीं है आप, क्योंकि लॉन्ग टर्म की है ही नहीं। अ माइनर कैन ऑल्सो बी डेबिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, अ माइनर कैन नॉट बी अ को-वेंचरर एज ही इज इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई माइनर है तो उसे आप ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस चीज को, उस बिजनेस को कर नहीं पाएगा ढंग से। लेकिन पार्टनरशिप में आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर कोई काम उस एनर्जी से नहीं कर पा रहा, केपेबल नहीं है, उसको भी आपने ऐड कर लिया एज अ पार्टनर, तो हम उसे स्लीपिंग पार्टनर भी कह सकते हैं। स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है कि उसको बोला हमने कि तू इंडल्ज हो जा इस पूरे बिजनेस में, सिर्फ उसके लिए, शेयर के लिए पैसे देने हैं, सिर्फ एनर्जी नहीं चाहिए थी, आपकी एनर्जी नहीं चाहिए, आप सिर्फ अमाउंट देते रहो और जो प्रॉफिट होगा वो उठाते रहो। तो आप अपना जो भी काम कर रहे हो या जो भी कैपेबल हो उसके हिसाब से काम करो, करते रहो। बस हमें एक फंड चाहिए था, हम 10-10 लाख करके 3 लोग फंड लगा रहे थे, 10 लाख की और नीड थी, तो हमने उसे स्लीपिंग पार्टनर बना लिया, 10 लाख रुपए तू दे दे, और जो बिजनेस में इतना मार्जिन होगा प्रॉफिट का वो आपको मिलता रहेगा हर महीने या हर साल, जो भी होगा। तो ये माइनर एडमिट हो सकता है इसमें, तो इसको हम एनरोल कर सकते हैं बिजनेस के अंदर एज अ स्लीपिंग पार्टनर। बट को वेंचुरर के अंदर ये माइनर पर्सन इंक्लूड नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें केपेबल लोग ही हमको चाहिए, क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर सके, वही वाले लोग चाहिए। अगर वो इस प्रोजेक्ट के लायक नहीं है तो हम उसे ऐड नहीं कर सकते, एज अ स्लीपिंग पार्टनर भी ऐड नहीं कर सकते। क्लियर है इन दोनों में डिफरेंस? एक डिफरेंस आता है ये, जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट डिफरेंस बताइए। कंसाइनमेंट आपका एक सेल तरीके का होता है, जो मेजर, जो बेसिक बात है वो ये है कि ज्वाइंट वेंचर आपका एक पार्टनरशिप फर्म की तरह होगा, कंसाइनमेंट एक आपका सेल की तरह होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे।
कंसाइनमेंट में कौन होते हैं? कंसाइनर और कंसाइनी, ठीक है। और ज्वाइंट वेंचर में कौन होते हैं? को वेंचरर्स। तो पार्टी का फर्क दिखा सकते हो, मतलब ये बता सकते हो लाइन ड्रॉ करके कि ज्वाइंट वेंचर्स अकाउंटिंग में को वेंचरर्स होते हैं, और कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में जो कंसाइनर और कंसाइनी दो पार्टी होती है। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग क्या कहता है कि कंसाइनर कंसाइनी को सामान रखने के लिए देता है कि बेचो, और जो वो रूल रेगुलेशन बताएगा उसी पे बेचना है, उसी रेट पे बेचना है जो वो बताएगा, कंसाइनर बताएगा। कंसाइनी सेल करता है, सेल के बाद सारा पैसा कंसाइनर को ही भेज देता है, कंसाइनर उसे कमीशन देता है, चाहे वो पैसा जो भेजने वाला था उसमें से कमीशन काट के भेज दे, पर वो कमीशन बेसिस पे काम करता है। ये होता है कंसाइनमेंट। और जॉइंट वेंचर आपका पार्टनरशिप फॉर्म की तरह होता है। तो क्या कह रहा है? नॉर्मली टू पर्सन आर इन्वॉल्व, द कंसाइनर और द कंसाइनी। जनरली दो ही पर्सन है, इसमें तो चार पांच पर्सन की नीड नहीं है। दो ही लोग हैं, एक सामान भेजने वाला, एक सामान रिसीव करके बेचने वाला। तो एक कंसाइनर हुआ, एक कंसाइनी हुआ, तीसरी पार्टी की तो नीड नहीं है, ठीक है। लेकिन ज्वाइंट वेंचर में क्या कहता है? नंबर ऑफ को-वेंचर्स यूजुअली टू मिनिमम, एंड बट इट मे बी मोर देन टू। दो से ज्यादा अनलिमिटेड हो सकते हैं। चार लोग, 10 लोग, 14 लोग, 24 लोग आपस में मिलके काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ज्वाइंट वेंचर में आपका यूजुअली मिनिमम टू है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसाइनर और कंसाइनी प्रिंसिपल और एजेंट की तरह होती है। एक काम कराने वाला, एक काम करने वाला, एक सुनाने वाला, एक सुनने वाला। तो जो प्रिंसिपल होता है वो काम करवा रहा है उससे, और जो एजेंट है वो काम कर रहा है, उसके कहने पर सुन के काम कर रहा है। जो कंसाइनर कह रहा है वो मान रहा है कंसाइनी उस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि कंसाइनर का हकदार है अभी वो, कंसाइनर उस सामान के लिए। लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप कैसा होता है? पार्टनरशिप की तरह। को वेंचरर्स का आपस में रिलेशनशिप पार्टनरशिप की तरह होता है। यहाँ पे कोई प्रिंसिपल एजेंट नहीं है कि एक काम हमेशा बोलता ही रहेगा और एक सुनता ही रहेगा। सब अपनी अपनी बात रख सकते हैं और सब एक दूसरे की बात सुन सकते हैं। यही पार्टनरशिप में होता है, यही को वेंचरर्स वाले ज्वाइंट वेंचर में होता है। द अरेंजमेंट द अरेंजमेंट में कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। कोई भी अरेंजमेंट है ये लॉन्ग टाइम के लिए हो सकता है। द रिलेशनशिप कम्स टू एंड एज सून एज द वेंचर इज कंप्लीटेड। ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट है। द फंड्स आर प्रोवाइडेड बाय द कंसाइनर। इसमें आपका फंड जो होता है वो कंसाइनर प्रोवाइड कराता है, सारा आपके खर्चे, अपने खर्चे सब प्रोवाइड कराएगा। बट यहाँ पे क्या कहता है? ऑल द को वेंचर्स कंट्रीब्यूट इक्वली, या कॉमन पूल पे आके, मतलब मैं 3% दे रही हूँ, आप 7% दे रहे हो, कोई 6% दे रहा है, तो उस हिसाब से बटे। The consignee act merely as an agent. कंसाइनी एजेंट की तरह रिएक्ट करता है, मतलब वो सुनता है, एंड ही हैज टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंसाइनर। उसी लाइन को, यही वाली लाइन को घुमा के लिख दिया दोबारा नीचे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? द को वेंचर्स हैव इक्वली अथॉरिटी टू टेक दिस। ये भी क्लियर होगा दोनों का। कंसाइनमेंट इज जनरली कंसर्न विद द सेल ऑफ मूवेबल गुड्स। कंसाइनमेंट क्या कहता है कि हमारा कंसर्न बस वहीं तक है ना सर, कि गुड्स दिए गए उसे बेचो, बस यही है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। बट ये क्या कहता है? ज्वाइंट वेंचर मे बी फॉर सेल ऑफ गुड्स फॉर और फॉर कैरिंग और एनी अदर एक्टिविटी लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, शेयर्स एक्सेट्रा। ये किसी भी टाइप का बिजनेस हो सकता है। मैंने बोला बिल्डिंग बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के काम के लिए जनरली इसके लिए ज्वाइंट वेंचर फॉर्म दिखती है, लेकिन गुड्स बेचने के लिए भी दिखती है समहाउ। बस वो टेम्परेरी हो, मतलब उस जगह पे 1 साल के लिए बेच रहे हो आप, सामान है आपका बहुत पुराना, किसी से मिल गया, वो बिक नहीं रहा है, अब आपको फर्म कंटिन्यू खोलनी नहीं है क्योंकि आगे से नहीं आएगा। आपने सोचा इतना ही सामान बस कैसे बेचें, बहुत सारा सामान है वो। तो आपने दो चार लोगों से बात करी, एक प्रोजेक्ट का नाम दिया उसको, एक शॉप डाल के आपने फटाफट गुड्स बेचने चालू कर दिए। वो जितना इन्वेस्टमेंट है सब मिलके लगाएंगे, और जितना बाद में प्रॉफिट होगा वो सब इक्वली बटेगा, जैसे भी बटेगा। और काम जैसे जैसे वो सामान खत्म, वो ज्वाइंट वेंचर प्रक्रिया खत्म, ठीक है। तो ये कोई भी हो सकता है, सेल ऑफ गुड्स का भी हो सकता है, कोई अदर एक्टिविटी भी हो सकती है। द प्रॉफिट बिलोंग्स टू द कंसाइनर ओनली। जो भी प्रॉफिट होगा वो कंसाइनर को ही मिलेगा। द कंसाइनी इज एंटाइटल्ड ओनली टू कमीशन। कंसाइनी के हाथ में सिर्फ कमीशन आएगा, सारा प्रॉफिट मार्जिन कंसाइनर को जाएगा। यहाँ पे द प्रॉफिट इज शेयर बाय ऑल ऑफ दिस को-वेंचर्स। जो भी प्रॉफिट होगा वो अपने शेयर के हिसाब से सबको बटे। और क्या फर्क है कंसाइनमेंट और ज्वाइंट वेंचर में? द कंसाइनर ऑन्स द गुड्स। अगर गुड्स बच जाते हैं या गुड्स होते हैं, उसका जो ऑनरशिप है वो कंसाइनर के हाथों में। वो जो करना चाहे वो कर सकता है, वो जब वापस लेना चाहे आपसे वापस ले सकता है। देयर इज ज्वाइंट ऑनरशिप। यहाँ पे ज्वाइंट ऑनरशिप है, सबका जो ऑनरशिप है वो इक्वली है। सामानों पे या कंस्ट्रक्शन का काम है तो उस पे सबका इक्वली हकदार है सब लोग।
देर इज ओनली वन मेथड ऑफ मेंटेनिंग द अकाउंट्स ऑफ कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन। इसमें सिर्फ एक ही मेथड होता है मेंटेन करने के लिए, लेकिन इसमें चार मेथड्स होते हैं ज्वाइंट वेंचर के बुक्स को मेंटेन करने के लिए। उस चार मेथड में से लोग कोई एक यूज करते हैं, उस चार में से कोई एक यूज करते हैं, चारों यूज नहीं करते। बुक्स बनाने के लिए मतलब अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए यहाँ पर चार मेथड्स हैं। तो वो चार मेथड्स कौन से हैं? ये हैं वो चार मेथड्स। पहला, इन द बुक्स ऑफ वन को वेंचर, या तो आप ये मेथड अपनाओ। ये किस चीज का मेथड कह रहा है? वो जो आप जो एंट्रीज होंगी, जो जर्नल एंट्री और ट्रांजेक्शन करोगे, लेजर पोस्टिंग करोगे, उसको करने के चार तरीके की मेथड्स हैं। चारों में से आप कोई एक प्रक्रिया यूज करो। पहला प्रक्रिया है इन द बुक्स ऑफ वन को वेंचर। आप लोगों ने चार जनों ने ज्वाइंट वेंचर खोलने का सोचा और आपस में डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, एक वन को वेंचर ए बी सी डी है, हम ए को वेंचर के बुक्स में सारी एंट्री करेंगे। उसमें हम ए का भी काम मेंशन कर देंगे, बी सी डी का भी मेंशन कर देंगे। जरूरत नहीं पड़ेगी सबका अलग अलग बनाने की, कोई एक का बना लेते हैं। तो इसको कहते हैं इन द बुक्स ऑफ वन को वेंचर। इन केस द बिजनेस इज नॉट वेरी लार्ज, ये तब बनेगा जब बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है और ओनली वन ऑफ द वेंचरर्स मे बी इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स। एक के साथ ही उसको टारगेट दिया जाएगा बुक्स मेंटेन करने के लिए। इन दिस केस ऑल अदर को-वेंचर्स विल सेंड देयर कंट्रीब्यूशन टू सच को-वेंचर, उसको अपना कंट्रीब्यूट दे देंगे एंड ही विल ओपन अ जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट ऑफ अदर को-वेंचर्स इन दिस बुक्स। अपनी बुक्स में वो अपने तरीके से एंट्री करेगा और बीसीडी की भी एंट्री करेगा। तो एक को जिम्मा दे दिया। ये जनरली रिस्क कम जहां पे होता है वहां चल जाता है, रिस्क नहीं आएंगे, कम रिस्क है, छोटा बिजनेस। सेकंड आता है इन द बुक्स ऑफ ऑल को-वेंचर्स। थोड़ा सा बड़ा बिजनेस होगा, वाइड लेवल पे होगा, तो उसमें आपकी एक्टिविटी करोगे। व्हेन ऑल को-वेंचर्स आर वर्किंग एक्टिवली, each of them shall open a joint venture account and personal account of other co-ventures in the books। अच्छा, हम अपने बुक्स में हम अपना नाम नहीं लिखते, पता है ना? जिसका अकाउंट है वो अपना नाम तो लिखता नहीं है, तो हर पर्सन बाकी तीन की एंट्री करेगा। तो सिंगल में मतलब, और ये चारों में क्या फर्क है, पहले वाले और दूसरे मेथड में क्या फर्क है? पहला वाला मेथड है कि चार जन को-वेंचर्स में आ रहे हैं, ए बी सी डी, ठीक है। अब ए ने बोला खाली मैं ये अकाउंट बनाऊंगा, तो ए अपना अकाउंट ना बना के बी सी डी के तीनों के बनाएगा और अपने नाम की एंट्री भी उसमें कर देगा, ठीक है। अगर ये काम डी को दिया जाता तो डी कहेगा कि मैं सी बी ए तीनों की एंट्री कर लूंगा, किसी को एंट्री करने की जरूरत नहीं है। और हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, हम क्रॉस चेक भी नहीं करेंगे, हम उस पर ट्रस्ट करेंगे कि हाँ भाई सही, इसकी एंट्री सही है, ये एंट्री सही कर रहा होगा। तो छोटे बिजनेस में ये वाला चल जाता है, इसे कहते हैं इन द बुक्स ऑफ वन को-वेंचर। इसमें हम ट्रस्ट करेंगे उस पर, और वो मतलब एक तरीके का रिलायबल पर्सन होगा, तभी हम उस पर ट्रस्ट कर पाएंगे, है ना। तो वो क्या करेगा, वो सारी एंट्री रिकॉर्ड करेगा। मान लो बी ने कोई खर्चे किए, सी ने कोई खर्चे किए, और बी और सी अपना खर्चा रिकॉर्ड नहीं कर रहे, कहीं नहीं लिख रहे, डी पे भरोसा कर कि डी जो है वही एंट्री कर रहा है तो सही कर रहा होगा, उसने कर ली होगी। इसे कहते हैं वन को-वेंचर। और ये कहते हैं और इन द बुक्स ऑफ ऑल को-वेंचर, मतलब हर पर्सन जितने भी आए हैं उसमें डल जो है, सब लोग अपने अपने अकाउंट्स बनाएंगे, मतलब अपना छोड़ के दूसरे वाले के अकाउंट्स बनाएंगे। तो ए बी सी डी है, तो ए क्या करेगा, बी सी डी तीनों के अकाउंट्स बनाएगा, उनकी सारी एंट्री करेगा। डी क्या करेगा, ए बी सी तीनों के बनाएगा। सी क्या करेगा, ए बी डी तीनों के बनाएगा। इससे क्या होगा, जब लास्ट में आप क्रॉस चेक करोगे तो वो अकाउंट्स मैच करेगा ना। मतलब अगर ए को छोड़ करके बाकी लोगों ने ए का अकाउंट बनाया होगा, तो बाकी तीनों के एक अकाउंट एक जैसे आ रहे होंगे ना, तो ज्यादा रिलायबल हो जाता है। तो बड़े बिजनेस में ऐसे किया जाता है, सब लोग अपने अपने बुक्स में बनाएंगे। तीसरा, एक होता है मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर। ना तो सेपरेट बनाना है इंडिविजुअली, ना सबको बनाना। मेमोरेंडम होता है मिला जुला। समटाइम्स ईच को-वेंचर रिकॉर्ड्स ओनली सच ट्रांजैक्शंस आर एज आर डायरेक्टली कंसर्न्ड विद हिम। कभी कभी क्या होता है, हर को-वेंचर जो अपने फायदे की एंट्री है बस उसी को रिकॉर्ड करता है, जो उसकी कंसर्न की है। In that case, he cannot work out of profit or loss because his books do not include all transactions of joint venture। इस केस में आप प्रॉफिट और लॉस को निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि उस पर्सन ने सिर्फ अपने अपने फायदे की एंट्री रिकॉर्ड करी है, दूसरे की एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करी, तो आप एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। तो ये कहता है, हेंस द कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट और लॉस ऑफ जॉइंट वेंचर, a memorandum joint venture account has to be prepared by incorporating all transactions related to the joint venture।
तो फिर मेमोरेंडम एक ज्वाइंट वेंचर बनाया जाता है, उसमें ABCD चारों की एंट्री आती है। भाई अगर ए अपनी बुक्स में अकाउंट बना रहा होता तो वो अपना नाम छोड़ के BCD बना रहा होता ना, और चारों जने बना रहा होता तो इसी चीज को 4 से मल्टीप्लाई कर लो कि डी बना रहा है तो अपना छोड़ के ABC बना रहा है, सी बना रहा है तो अपना छोड़ के ABD बना रहा है। ऐसे बना रहे हो ना। मेमोरेंडम नहीं आया अभी तक। मेमोरेंडम ये कह रहा है कोई अलग अलग बनाना ही नहीं है, एक ही अकाउंट में चारों के नाम डाल। इसको कहते हैं मिला जुला अकाउंट, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है। चौथा आता है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। इसका तो बिल्कुल सेपरेशन हो गया जैसे पार्टनरशिप में होता है, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बना। अब क्या करेगा, ए अपना अकाउंट बनाएगा अपना छोड़ के, BCD का अकाउंट बनाएगा, प्लस ज्वाइंट वेंचर का मेन अकाउंट भी बनाएगा। फिर डी पे आते हैं, डी क्या करेगा, ABC तीनों के अकाउंट बनाएगा और ज्वाइंट वेंचर कॉमन अकाउंट भी बनाएगा। सेट चल रहा है ना, ये सेट चल रहे हैं, चार चार के सेट चल रहे हैं। सी क्या करेगा, ABD तीनों के अकाउंट बनाएगा और कॉमन ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा। बी क्या करेगा, ACD तीनों के अकाउंट बनाएगा और ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा। इसे कहते हैं सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। और डिटेल में जाने के लिए, और आपको लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट होंगे, भरोसा नहीं है एक दूसरे पे, तो फिर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स होंगे, तो इसे कहते हैं सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। तो ये भी अलग है, सबका अलग अलग है। रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ वन को वेंचर, अच्छा है वही, जर्नल बनाने, लेजर्स बनाने। जैसे कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में आपने देखे, इसकी जर्नल एंट्री याद करनी पड़ती है, और लेजर पोस्टिंग कैसे होगी बस उसका एक क्वेश्चन देखना पड़ता है। ठीक है। तो इसमें वही है, अगर पहला वाला मेथड उठाते हैं कि एक वन को वेंचर की बुक्स में हम कैसे एंट्री करें, किसी एक को वेंचर की बुक्स में कैसे एंट्री करेंगे, तो उसकी जो एंट्री तमाम एंट्रीज वो इतनी तकरीबन तकरीबन 12-11 एंट्रीज। ठीक है। तो ये वही है, एक को वेंचर अपने अकाउंट बना रहा है, अपने को छोड़ के सबके नाम लिखेगा वो, इसे कहते हैं इन द बुक्स ऑफ वन को वेंचर। वन को वेंचर के अंदर एक एक को वेंचर कैसे अकाउंट्स बनाता है। तो व्हेन द को वेंचर सेंड देयर कंट्रीब्यूशन, अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, ABCD सब अपने अपने कंट्रीब्यूशन डालेंगे। स्टार्टिंग मतलब को वेंचर कैसे होगी, मतलब आप सोचेंगे कि आपको क्या बिजनेस करना है, उस बिजनेस की एक्टिविटी सोच के आप सब लोग पैसा डालेंगे। पैसा डालने के बाद खर्चा स्टार्ट होगा, पैसा डालते ही खर्चा स्टार्ट होगा। एक मतलब जैसे आप लोग का कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में आए हो आप साथ में, तो बिल्डिंग के लिए आपको मटेरियल चाहिए होगा बनाने के लिए, काफी सारी सीमेंट चाहिए होंगे, बदरपुर होती है, रोड़ी होती है, पत्थर होते हैं, ईंटें होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी का काम अलग होता है उसके अंदर, और जो डलता है, क्या डलता है, वो फर्श डलता है, उसका काम अलग होता है, टाइल्स का अलग काम होता है, लेंटर का अलग काम होता है। तो यही सारा करते 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 दिखाना है कि ए ने कितने खर्चे किए, बी ने अपने पास से कितने पैसे लगाए, सी ने कितने लगाए, डी ने कितने लगाए, फिर हमने वो मटेरियल कितने का लगाया, फिर लास्ट में हमें पैसा कितने का मिला, कितने का मिला। वो ऐसी है। पहला, व्हेन द को-वेंचर सेंड अ कंट्रीब्यूशन, को-वेंचरर अपना कंट्रीब्यूशन सेंड करता है कोई भी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू वेंचर पर्सनल अकाउंट। जैसे ए अकाउंट देता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, बी ने दिए 50,000 कैश अकाउंट डेबिट टू बी, सी ने दिए 10,000 कैश अकाउंट डेबिट टू सी। यही तो होगा, सी पैसा दे रहा है, सी से पैसा आ रहा है, एक को वेंचर जो अपनी एंट्री कर रहा है वो अपनी छोड़ के बाकियों को तो बता ही रहा है ना। तो सबसे पहले व्हेन द को-वेंचरर्स, सारे को-वेंचरर्स जो अपना कंट्रीब्यूशन देंगे उनके नाम क्रेडिट और कैश बैंक डेबिट, ये तो सीधी सीधी एंट्री है। व्हेन द गुड्स आर परचेज फॉर ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर के लिए माल परचेज किया गया किसी भी टाइप का, तो जब जब ज्वाइंट वेंचर का खर्चा होगा तब तब ज्वाइंट वेंचर डेबिट होगा, जब ज्वाइंट वेंचर में इनकम होगी तो ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट होगा। तो ज्वाइंट वेंचर का खर्चा हुआ ना, गुड्स परचेज किया, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी कौन लाया इस पे बात नहीं है क्योंकि सबने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया है, उसी में से आएगा माल। तो अब माल आने के वक्त नाम नहीं आएगा। ठीक है। तो ये आएगा ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू कैश। When the goods are supplied from his own stock by the co-venture who is recording the transaction, जो रिकॉर्ड कर रहा है मतलब ये ए रिकॉर्ड कर रहा है सपोजिंगली, तो ए अपने पास से दे रहा है बिजनेस में माल, वो कह रहा है मेरे पास है इतना मटेरियल, मेरे पास है मैं दे देता हूँ, अपने पास से सामान दे रहा है, तो वो एंट्री करेगा ज्वाइंट वेंचर टू परचेज, कि उसने पैसों के अलावा माल भी लगाया। जैसे कि मतलब मान लो कि मैं हूँ वो ए पर्सन और हम सब कंस्ट्रक्शन के काम में आ रहे हैं, तो इसमें जो चाहिए था मान लो सीमेंट, तो मेरे घर पे कोई और काम हुआ था या मैंने कोई ज्वाइंट वेंचर पुराना किया था, उससे मुझे 2 बोरी सीमेंट बचे थे जो मेरे हकदार थे, मतलब मैं इसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे पास था वो, है ना। तो मैं लगा सकती हूँ इस वाले बिजनेस में, क्योंकि आप मल्टीपल काम करते हो ना, वो वेंचर इस इधर भी इंडल्ज है, किसी और बिजनेस में भी इंडल्ज है,
और ये कोवेंचर प्रोजेक्ट तो खत्म होते रहते हैं, नए शुरू होते रहते हैं। तो पिछले प्रोजेक्ट का सीमेंट बचा हुआ ए के पास, तो ए ने बोला कि 2 बोरी सीमेंट मैं लगा रहा हूँ, तो उसका पैसा उससे कटेगा ना, मतलब बिजनेस में उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो जब ऐसा करेगा वो, जो रिकॉर्ड कर रहा है अगर वही माल लगा रहा है तो वो करेगा जॉइंट वेंचर टू परचेस। व्हेन द गुड्स आर सप्लाइड बाय द को-वेंचरर्स, अगर कोई और लगा रहा है तो उनका नाम आएगा, जॉइंट वेंचर टू को-वेंचर, दोनों सेम। अगर वो खुद लगा रहा है सामान तो जॉइंट वेंचर टू परचेज लिखेगा, क्योंकि अपना नाम डाल नहीं सकता, उसी की बुक्स में तो एंट्री चल रही है। तो अपना नाम मैंने बोला था कि नहीं डाल सकते आप, जिसके बुक्स में एंट्री हो रही है। जब वो अदर की एंट्री रिकॉर्ड कर रहा है कि मतलब जैसे 2 बोरी सीमेंट मैं लगा रही हूँ, 100 ईंटें किसी बी ने लगा दी, उसके पास भी पिछले प्रोजेक्ट की 100 ईंटें बची थी, 100 ईंट उसने लगा दी, ऐसे सी ने भी कुछ लगा दिया, डी ने भी कुछ लगा दिया, तो फिर उनकी भी तो एंट्री रिकॉर्ड करेगा ना ये ए पर्सन, जो जिसने जिम्मा लिया है बुक्स रिकॉर्ड करने का। ठीक है, तो वो अपनी एंट्री, अपना जो उसने लगाया था माल, उसको कर रहा है ज्वाइंट वेंचर टू परचेज, और जिस जो को वेंचर ने लगाया उसको कर रहा है ज्वाइंट वेंचर टू को वेंचर, उसी के नाम से। ए ने जैसे बी ने लगाया तो ज्वाइंट वेंचर टू बी, सी ने लगाया ज्वाइंट वेंचर टू सी। ठीक है, ये चीज। तो ये हो गया। पांचवा, व्हेन सम एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ जॉइंट वेंचर, कुछ खर्चा हुआ है जॉइंट वेंचर के अंदर, जब भी खर्चा होगा मैंने कहा था जॉइंट वेंचर डेबिट होगा, जॉइंट वेंचर टू कैश। परचेज की एंट्री भी यही है, खर्चे की एंट्री यही है, इसी में परचेज में भी यही था, जब गुड्स परचेज किए गए हैं तो जॉइंट वेंचर टू कैश होगा, और जब आपने खर्च किए हैं तो भी जॉइंट वेंचर टू कैश है। ठीक है, उसके बाद व्हेन द को-वेंचर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन सेल ऑफ गुड्स, अगर जो सेल्स की एंट्री करता है, अगर माल बेचे जा रहे हैं तो को-वेंचर रिकॉर्ड करेगा सेल करने की। तो अगर कैश सेल हुई है तो कैश टू जॉइंट वेंचर, और क्रेडिट सेल हुई है तो डेबिट टू जॉइंट वेंचर। अब मैंने बोला था जब जब इनकम होगी जॉइंट वेंचर क्रेडिट होगा, जब जब एक्सपेंस होगा जॉइंट वेंचर डेबिट। अभी इनकम हुई है, जॉइंट वेंचर क्रेडिट हुआ। परचेज की एंट्री क्या हुई, जॉइंट वेंचर टू कैश। सेल की एंट्री क्या हो रही है, कैश टू जॉइंट वेंचर। खर्चे की एंट्री क्या हो रही है, जॉइंट वेंचर टू कैश। इनकम की एंट्री क्या हो रही है, कैश टू जॉइंट वेंचर। समझ गए, ऐसा। तो उधार पे बस कैश तो आया नहीं, तो कैश क्रेडिटर आ गया, जो जनरल एंट्रीज टाइप में आप पढ़ चुके हो पहले। व्हेन कैश इज रिसीव फ्रॉम डेटर, अगर ये वाली एंट्री है, डेटर से भी उधार पे एंट्री हो गई, 4 दिन बाद उसने पैसा दे दिया, तो पैसा आएगा कैश टू डेटर। जो भी आपका डेटर था उससे पैसा आ रहा है, कैश टू डेटर, उसको खत्म करो। व्हेन सम कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू डेटर while making payment or some bad debt are incurred, तो जॉइंट वेंचर टू डेटर है। अगर कि पैसे लेते वक्त उसने बोला डेटर ने कि 50,000 की जगह मैं 45,000 दूंगा, 5,000 का मुझे डिस्काउंट दो, मैं आपका पुराना डीलर हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह, तो मुझे 45,000 से एंट्री करनी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जॉइंट वेंचर टू डेटर अकाउंट पर सीधा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट और डेटर अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि उसके नाम से उसने खर्चा करवा दिया, लॉस करवा दिया, तो जॉइंट वेंचर डेबिट होता है जब जब खर्चा होता है। व्हेन सेल्स आर मेड बाय दी अदर को वेंचर, अगर सेल हमने की थी तो ऊपर की एंट्री थी, अगर किसी को वेंचर ने, मतलब मेरे अलावा किसी और पार्टनर ने सेल किया तो उसका नाम आएगा, को वेंचर टू जॉइंट वेंचर, ये उसने सेल की। भाई मैंने सेल की थी, मैंने एंट्री की थी कैश टू जॉइंट वेंचर, अगर मैं तो ए हूं, तो बी ने सेल करी तो मैं एंट्री करूंगी ना, बी की एंट्री, एंट्री करने का जिम्मा मेरे ऊपर है तो मैं ही करूंगी। तो मैंने अपनी एंट्री तो सेल की कर दी, कैश टू जॉइंट वेंचर, और अगर बी ने माल बेचा तो उसके नाम से करूंगी मैं, बी टू जॉइंट वेंचर, क्योंकि उसको क्रेडिट देना जरूरी है इस चीज का। सी ने सेल करी तो सी टू जॉइंट वेंचर, डी ने सेल करी डी टू जॉइंट वेंचर। When some cash or receivable are received from other co-venture on account of sale, सेल करते वक्त किसी और से बिल रिसीवेबल या कोई कैश रिसीव होता है तो कैश या बिल रिसीवेबल डेबिट टू को-वेंचर पर्सनल अकाउंट, आ रहा है पैसे कंपनी में। When the co-venture recording the transaction is entitled to some commission, अगर को-वेंचर को कोई कमीशन दिया गया, अगर, वैसे तो होता नहीं है, कंसाइनमेंट में होता है, पर अगर दिया जाए तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कमीशन सैलरी है। ठीक है, तो ये एंट्री होगी। व्हेन द अनसोल्ड स्टॉक ऑफ जॉइंट वेंचर इज टेकन ओवर बाय द को-वेंचर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, अब क्या होता है, जब पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया, सामान बच गया, फिर से 4 बोरी सीमेंट बच गई, जैसे मेरे पिछले प्रोजेक्ट से 2 बोरी सीमेंट बचा था, मैंने इस प्रोजेक्ट में लगा दिया था, अब इस प्रोजेक्ट से 4 बोरी बच गया, तो अब माल डिवाइड होगा, ईंटें बच गई, बदरपुर बच गया, लोहे का सामान बचा होगा, लकड़ी का सामान बचा होगा, जो जो सामान उस कंस्ट्रक्शन में से बच गया जो अब लग नहीं सकता है, वो अब चारों पार्टनर आपस में बांटेंगे। ठीक है, तो जो एंट्री रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब कि ए,
जो रिकॉर्डिंग कर रहा है, जो एंट्रीज की रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो अगर सामान को टेकन करता है, वो ले लेता है, तो वो कैसे एंट्री करेगा? और वही एंट्री कर रहा है कि अगर बी ने सामान ले लिया, सी ने सामान ले लिया, डी ने सामान ले लिया, समझ गए? रिकॉर्डिंग ए ही कर रहा है, एक पर्सन कर रहा है, क्योंकि अभी वन को वेंचर की बुक्स में एंट्री चल रही है। तो ए जो रिकॉर्डिंग कर रहा है कि अगर वो सामान ले लेता है, कैप्चर कर लेता है सारा सामान, तो वो क्या करेगा? परचेज टू ज्वाइंट वेंचर, एक तरीके से उसने ज्वाइंट वेंचर से ले लिया सामान। तो परचेज टू ज्वाइंट वेंचर वो अपनी एंट्री करेगा। और अगर किसी अदर को वेंचर ने सामान लिया है, किसी ने सीमेंट ले लिया, किसी ने बदरपुर ले लिया, सबने बांट लिया आपस में, तो वो उसके नाम से एंट्री करेगा। तो वो क्या करेगा? को वेंचर टू ज्वाइंट वेंचर, ठीक है? वो सामान को वेंचर के अपने पर्सनल अकाउंट में चलेगा। ये होती है। अब लास्ट में क्या होगा? प्रॉफिट होगा और लॉस होगा, ये निकाला जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा कि माल इतना लगाया था, पैसे इतने लगाए, उसके बाद लास्ट में इतनी सेल हुई, इतना पैसा बच गया। तो जो बचा हुआ पैसा है वो अब मार्जिन देखा जाएगा कि प्रॉफिट कितना हुआ, वो बटेगा सब में। तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो होगा ज्वाइंट वेंचर टू पी एंड एल, और टू को वेंचर पर्सनल है, सब में बटेगा ना। अपना शेयर तो पी एंड एल में डालेगा, क्योंकि अपना बुक्स बना रहा है वो अपने नाम से, और बाकी को वेंचर का नाम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको 4,000 का प्रॉफिट हुआ, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 4,000, और एक 1,000 रुपये चारों में बटा, तो टू ए, ए का अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब वो ए नहीं लिख सकता ना, ए पर्सन अपने अकाउंट का नाम नहीं लिख सकता, तो वो अपने अगेंस्ट में कोई और नाम लिखता है। तो ए, जैसे मैं हूं, तो मैं अपने लिए 1,000 रुपए का शेयर निकालूंगी, तो टू पी एंड एल अकाउंट 1,000, ये मेरा शेयर होगा। अब मैं करूंगी टू बी अकाउंट 1,000, टू सी अकाउंट 1,000, टू डी अकाउंट 1,000, 4 क्रेडिट 1 डेबिट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, और ए बी सी डी क्रेडिट, सब में 1,000 रुपए आ गए, बस ए की जगह पर पी एंड एल का नाम, क्योंकि वो हम खुद ही दे रहे थे ना। ये प्रॉफिट बटा। अगर लॉस हुआ तो इसकी ऑपोजिट ट्रांजेक्शन कर दो, उल्टा, पी एंड एल या को वेंचर का के सारे अकाउंट डेबिट और ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट। अगर लॉस हुआ तो ये उल्टा हो जाए। क्लियर है? ये आपका होता है खत्म। ठीक है, इस तरीके की इलस्ट्रेशन होती है। ये वही है, क्वेश्चन जो आते हैं वो इस तरीके के, मैं भेज दूंगी आपको, वैसे बस पढ़ लो। राजेश सुरेश एंटर करते कॉन्ट्रैक्ट में कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग करने के लिए। सोचा था उन्होंने 4 लाख की बिल्डिंग बनाएंगे। राजेश और सुरेश कंट्रीब्यूट करते हैं 2 लाख और 1.5 लाख। तो 2 लाख किसने लगाए, 1.5 लाख किसने लगाए? राजेश ने 2 लाख लगाए हैं, सुरेश ने 1.5 लाख लगाए हैं। सीक्वेंस में चलना है, पहले राजेश ने कहा तो पहले वाला अमाउंट राजेश का है। तो 2 लाख राजेश ने लगाए, सुरेश ने 1.5 लाख रुपए लगाए हैं। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट 4:3, क्योंकि पैसा भी ऐसे ही लगाया है। राजेश ने ज्यादा लगाया, सुरेश ने कम लगाया है। तो चौथाई हिस्सा लेगा राजेश और तिहाई हिस्सा लेगा सुरेश। ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड दैट द वर्क विल बी लुक्ड आफ्टर बाय राजेश। ये डिसाइड हुआ आपस में इन दोनों के कि सारा काम राजेश देखेगा। हु विल बी पेड 5% कमीशन, जिसके लिए उसे 5% कमीशन भी मिलेगी। ये बात भी है, अगर मैं और आप दोनों एक कोवेंचर बिजनेस में आए हैं, और आप दोनों में से, मतलब हम दोनों में से क्या हुआ कि आपने बोला कि मैं इस चीज में ज्यादा कैपेबल नहीं हूँ, मैं अपना एनर्जी जो दूंगा वो 20-25%, 30% दूंगा, आपको ही ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपको ही बुक्स बनानी पड़ेगी, मैं बुक्स नहीं बनाऊंगा। आपको अकाउंट सारे बनाने पड़ेंगे, मैं अकाउंट्स नहीं बनाऊंगा। तो मैं उस बात की 5% कमीशन ले रही हूँ, मैं एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ ना। तो प्रॉफिट तो बटेगा ही हम लोगों में, लेकिन इन कमीशन 5% मुझे एक्स्ट्रा मिले प्रॉफिट के अलावा। तो 5% राजेश को प्रॉफिट भी मिल रहा है, प्राइस इन एडिशन टू शेयर प्रॉफिट। ठीक है, राजेश परचेज कर रहा था मटीरियल, क्योंकि राजेश ही लगा रहा है, तो 3,20,000 रुपए का वो मटीरियल भी परचेज करता है, 9,000 के खर्चे कटा है। राजेश ऑल्सो कंट्रीब्यूट बिल्डिंग मटीरियल, वो अपनी तरफ से 20,000 रुपए की बिल्डिंग का मटीरियल भी देता है, अपना स्टॉक भी देता है 20,000 का। 5,000 रिमेन टू बी पेड फॉर वेजेस, 5,000 वो वेजेस के लिए भी पे करता है। सुरेश टू ओवर द स्टॉक ऑफ मटेरियल फॉर एन एग्रीड वैल्यूएशन, 16,000 का। सुरेश क्या करता है, अब यहाँ तक कंस्ट्रक्ट हो गई बिल्डिंग, लास्ट में सामान बचा, सुरेश कहता है मैं 16,000 का सामान ले रहा हूँ। मैंने कहा ले लो। द बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड एंड द कॉन्ट्रैक्ट मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, सारा कॉन्ट्रैक्ट मनी आ गया। रिकॉर्ड करिए ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राजेश एंड शो द ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एंड सुरेश अकाउंट एज्यूमिंग द आउटस्टैंडिंग वेजेस वर पेड बाय राजेश। सारा कुछ राजेश ने पे किया, उस तरीके से वही हुआ। सबसे पहले 1.5 लाख रुपए सुरेश से आए, और 3,20,000 रुपए हमसे आए। तो जब हम पैसा लगाने की एंट्री कर रहे हैं तो ज्वाइंट वेंचर टू कैश कर रहे हैं, और जब उससे पैसा ले रहे हैं तो कैश टू सुरेश कर रहे हैं। ठीक है, मटेरियल परचेज की, अच्छा मटेरियल परचेज की एंट्री अपनी तो की नहीं है उसने, और उससे पैसा रिसीव करने की एंट्री करी। उसके बाद उसने क्या दिखाया है,
ज्वाइंट वेंचर टू कैश, ही खर्चा हो गया, 9,000 रुपए का उसने एक्सपेंस पे किया था। तो जब वो खुद अपने खर्चे पे करेगा तो ज्वाइंट वेंचर टू कैश। जब वो को वेंचरर के खर्चे पे दिखाएगा तो ज्वाइंट वेंचर टू को वेंचर। ठीक है। ज्वाइंट वेंचर टू परचेज, बिंग मटेरियल सप्लाई फ्रॉम पर्सनल स्टॉक, अपनी तरफ से उसने 20,000 रुपए लगाए थे, तो अपना स्टॉक लगाने पे वो ज्वाइंट वेंचर टू परचेज करेगा। ठीक है, ऊपर जर्नल एंट्री में है। अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस पे करनी है तो ज्वाइंट वेंचर आउटस्टैंडिंग वेजेस होगा कि वेजेस आउटस्टैंडिंग हो गए, अभी पे नहीं करी है बट आउटस्टैंडिंग हो गई। ठीक है। ज्वाइंट वेंचर टू कमीशन, वो अपनी कमीशन ले 5% ज्वाइंट वेंचर से। कैश टू ज्वाइंट वेंचर, वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सारा रिसीव हो गया जो आपने जिसके लिए सारा बिजनेस किया था, तो सारा 4 लाख रुपए आपको हो गया। अच्छा, यहाँ पे लिखा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट मनी कितना आया है, ये देखो 16,000, द बिल्डिंग वॉज कम्प्लीटेड एंड द कॉन्ट्रैक्ट मनी वॉज रिसीव्ड। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा कि कितना रिसीव हुआ, हमें कैसे पता चला? तो शुरू में लिखा था कि ये दोनों एंटर किए हैं एक बिजनेस में टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग फॉर रुपीज 4 लाख। ये स्टार्टिंग में ही दे दिया जिसकी कोई एंट्री स्टार्टिंग में हमने करी नहीं है। ये बस ये बताने के लिए इसने बोला क्वेश्चन में कि 4 लाख की बिल्डिंग बना रहे हैं, तो जब सारी बिल्डिंग बनके तैयार हो जाएगी तो 4 लाख रुपए ही मिलेगा ना आपको, क्योंकि वो 4 लाख की बिल्डिंग थी। तो 4 लाख रुपए रिसीव हो गया, उसके लिए आपने किया कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। अगर आपने बीइंग गुड्स टेकन ओवर बाय सुरेश, जो माल बता वो सुरेश ने ले लिया, तो सुरेश टू जॉइंट वेंचर 16,000 रुपए। जो प्रॉफिट हुआ वो बटेगा, तो जॉइंट वेंचर टू कैंडल अपना प्रॉफिट, टू सुरेश सुरेश का प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ। आउटस्टैंडिंग वेजेस को आपने लास्ट में पे कर दिया, लिखा है उसमें कि राजेश ने फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस सारा पे करा, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस टू कैश। और सुरेश ने जो कैश पे किया अमाउंट ड्यू पेड, जो हमें मतलब हमें उसको देना था, उसका शेयर देना है ना, दिया कहाँ है? तो 1,52,000 रुपए हम उसको सुरेश को दे दें। अभी तो उसके नाम पे ये बटा है, गया नहीं है उसको। ये जो तुम देख रहे हो ना ये जो अमाउंट बचा, सुरेश का जो प्रॉफिट हुआ वो 18,000 हुआ, तो वो प्रॉफिट और जो पहले से वो पैसे लगा रहा है वो पैसे दोगे ना उसको 4 लाख में से, प्रॉफिट भी दोगे और उनको पैसे भी वापस करोगे जो उसने लगाए हैं। वरना आपने इतने सारे लगा के सिर्फ 18,000 मिले आपको, तो ये प्रॉफिट कैसे हुआ? प्रॉफिट का मतलब है कि आपने अगर पहले 1 लाख लगाए थे तो आपको 1,10,000 वापस में मिल रहा है, जिसमें 1 लाख भी वापस मिल रहा है। तो जो जो इसने पैसे लगाए थे वो सारे इसको हमने वापस कर दिए 1,52,000। तो ऐसा कुछ हुआ होगा कि इसका 1,40,000 के आसपास खर्चा हुआ होगा और 1,52,000 इसको वापस में मिल गया। 1,36 1,40 खर्चा इसने लगाया, ये होता है जॉइंट वेंचर। ठीक है। तो इतना सारे कि सारे सेट ऑफ बुक्स का पढ़ लिया है, दो डिफरेंसेस पढ़ लिए, जॉइंट वेंचर का मीनिंग पढ़ लिया है, और एक क्वेश्चन एक सेपरेट सेट ऑफ बुक के अंदर अगर आपको करना हो तो कैसे होगा वो हमने कर लिया है। इसका मैं क्वेश्चन भी भेज रही हूँ और लिखने के लिए भी भेज रही हूँ, लिख लेते जॉइंट वेंचर की एंट्री। ठीक है, एक क्लास और जाएगी, जॉइंट वेंचर खत्म। नेक्स्ट क्लास में जॉइंट वेंचर खत्म हो जाएगा और उससे नेक्स्ट क्लास में आपके जो दो चैप्टर है वो हम स्टार्ट कर देंगे, दोनों में से कोई भी, या तो हायर परचेज या ब्रांच अकाउंटिंग। फिर सिलेबस खत्म, फिर क्वेश्चन पेपर भी करना है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी में करेंगे। और कोशिश करो कि अब इन लास्ट में छुट्टी मत करो, इन दिनों छुट्टी ना करो। मैं भेज रही हूँ आपको। ना राहुल, राहुल मुझे सुन पा रहे हो? ठीक है, कोई क्वेरी है? ठीक है, चलो। फाउंडर ऑफ, को फाउंडर में वही हो गया एक